cricket match also. श्योर श्योर सर, श्योर, बिल्कुल 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 सर। हाँ जी भाई। तो एनीहाउ सर, शेखर भैया ने ना स्पेशली मुझे बोला नहीं भैया पंजाब में ना अब क्या एक्विजिशन बहुत ज्यादा हो रहा है और दिस केस फॉर एक्विजिशन एज वेल। और एक्सक्यूज मी सर, आपने स्टार्ट में बोला था ना सेमिनार में वेबिनार में अटेंडेंट बाहर से ही बुला लिया करो, तो सर वी वेलकम सीएम ऑन दी बस फ्रॉम लुधियाना। बताया था भैया, ये हितेश भी आपके चक्कर में आया, सबको पता है हितेश भी आ रहे हैं, तो सारे के सारे देखो दूर दूर से आ रहे हैं। दैट्स द थिंग। 2 मिनट पहले प्लान होना मेरे को आपकी इंट्रोड्यूस करने का, ये तो नाम नितिन का भी ट्रैवल कर रहा है सब जगह। थैंक्स लॉट भाई। अच्छा हितेश भी, अच्छा इवन मैं जो ड्यूरिंग माय सेशन, अच्छा आज जो टॉपिक भैया दैट इज मोर और लेस टैक्स ऑडिट की टार की बात करेंगे, और टार में हमारा टारगेट है पहले 44 एडी को डिस्कस कर लेंगे, देन टार में जो मेजर इश्यूज हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट, अगर आप क्लॉज वाइज चलोगे नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है टू कवर इट अप एवरीथिंग, बट स्टिल देन अगर आप मुझे बोलोगे नहीं तो भैया ये क्लॉज को भी और एक्सप्लेन कर दो, आई विल एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंगली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट बिफोर दैट मैं 5-10 मिनट आप सबके लिए जो आपका जो प्रॉपर्टी एक्वायर हो रही है राइट बाय द गवर्नमेंट, पहले उसको कवर करना चाहता हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ। प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, एंड ऑफ द डे प्लीज ये नोट कीजिएगा, सबसे पहली बात तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लैंड एक्विजिशन की बात कर रहे हैं राइट, और लैंड एक्विजिशन इन द सेंस की सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए, हम लैंड एक्विजिशन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक इट, ये चेक करना जो लैंड एक्वायर हो रही है क्या वो कैपिटल एसेट है या नहीं है। well I want to say, let us say if a land is agriculture land, जो एग्रीकल्चर लैंड की सारी कंडीशन है सेक्शन 2 में जो लिखी हुई है, अगर वो कंडीशन मीट आउट नहीं हो रही, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, लेट अस से इट इज नॉट अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, और या फिर वो करीबन कैंटोनमेंट बोर्ड से या फिर म्युनिसिपल कमेटी से पर्टिकुलर किलोमीटर के 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी लिखा हुआ पीरियड, जो आपका एरिया लिखा हुआ उसके अंदर अगर आ रही है तो प्लीज करें इट इज नॉट अ एग्रीकल्चर लैंड, इट विल बी टर्म्ड एज एन कैपिटल एसेट, वन थिंग राइट। और इन सबको देखने के लिए कि आपका टैक्सेशन कैसे होगा, मैं 3-4 सेक्शन आपको बता रहा हूं, वो सेक्शन आप नोट कर ले। पहला सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 इन रिलेशन टू व्हाट इज कैपिटल एसेट 1, दूसरा सेक्शन 1037A दैट इज इन रिलेशन टू एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड राइट। Third one is for section 45 subsection 1 45(1) नोट करें, तीसरा नोट करें 45(5) 45 section 5, ठीक है भैया। चौथा नोट करें, ये 4 हो गए, 5वां नोट करें सेक्शन 56(2)(8) राइट। उसके बाद सर छठा नोट करें 57(4) 57 सब क्लॉज 4। उसके बाद नोट करें सेक्शन 145 कैपिटल बी सब सेक्शन 1 145 कैपिटल बी सब सेक्शन 1, ठीक है भैया। नाउ अब कीजिएगा, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 के अंदर क्या वो जो लैंड एक्वायर हो रही है, जो कंपलसरी एक्वायर हो रही है, क्या वो एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं। अच्छा, उसके बाद एक सर देयर वाज ऑलरेडी एक एक्ट और बता देता हूं आपको मैं, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, जिसे रफ्तार भी कहते हैं राइट रफ्तार, उसको सबसे एंड में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है जी, उसको सबसे एंड में डिस्कस करूंगा। पहले मैं नॉर्मल प्रोविजंस की बात कर रहा हूं, उसके बाद फिर रफ्तार की बात करेंगे। नाउ सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूं जहां पे रफ्तार नहीं लगता, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, जो मैं शुरुआत की जो आपको डिस्कस कर रहा हूं, आपको ये चेक करना है जहां पे रफ्तार वो पर्टिकुलर 1996 वाला नहीं लगता है, आपका 2016 वाला नहीं लगता, तो प्लीज अप्रिशिएट करें। पहले आप ये चेक करें कि जो एसेट एक्वायर हो रहा है क्या वो आपका कैपिटल एसेट है, क्या वो या फिर एग्रीकल्चर लैंड है। इफ इट इज एग्रीकल्चर लैंड नॉट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 के अंदर कैपिटल एसेट के डिफिनेशन में नहीं आता, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा राइट। अब सिर्फ कैपिटल गेन तो रुकते हैं, इंटरेस्ट की बात हम बाद में करेंगे, बाद में बात करेंगे कि इंटरेस्ट का क्या होगा और इंटरेस्ट को कैसे काउंट करते हैं। नाउ अब अप्रिशिएट कीजिएगा, लेट अस से अगर आपका जो एसेट एक्वायर हुआ है वो एक कैपिटल एसेट है, मतलब इट इज नॉट एन एग्रीकल्चर लैंड सेक्शन 214 में, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा जब लैंड एक्वायर हो पहली बार, जहां पे लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, नोट कर लें सर, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर आपका कंपनसेशन बताएगा कि इतना कंपनसेशन मिलेगा राइट। तो ऐसे केस के अंदर टैक्सेबिलिटी बनेगी सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 में,
कि जिस साल में ट्रांसफर हुआ है, जिस साल में, मतलब लेट अस से मेरे प्रॉपर्टी अगर एक्वायर हो गई 2022 में, मतलब जनवरी 2022 में, चाहे कंपनसेशन आपको 2 साल बाद मिला हो, पर कैपिटल गेन लग जाएगा आपका 22 प्रीवियस ईयर का, मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 के हिसाब से। मैं क्लियर हूं सर यहां तक, राइट? ओके। सेक्शन 45 45 सब्जेक्शन 5 का रोल प्ले तभी होता है जब एनहांस, मैं फिर से बता रहा हूं, सेक्शन 45(5) आपका तभी लग पाएगा जब एनहांसमेंट होगी, जब पहली बार जब एक्वायर हो रहा है, राइट? जब मैंने आपको बताया जब लैंड एक्विजिशन ऑफिसर कर रहा है तो सिर्फ 45(1) लगेगा, राइट? 45(5) तब लग पाएगा जब एनहांसमेंट हो रही है। इट कुड बी बाय कलेक्टर, इट कुड बी बाय एनी कोर्ट, एनी ट्रिब्यूनल, बाय एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मैं क्लियर हूं आपको सर? जब तक एनहांसमेंट की बात नहीं होगी 45(5) ट्रिगर नहीं होगा, राइट सर। ठीक है जी? तो मैं क्लियर हूं आपको सर? तो व्हाट आई वांट टू से 45(1) एक्रू और अरेज की बात करता है, आपको कंपनसेशन रिसीव हुआ या नहीं हुआ, आपको 4 साल बाद मिला, 5 साल में मिला, हार्डली में डिफरेंस सर। 45(1) के हिसाब से जिस साल में ट्रांसफर हुआ उस साल कैपिटल गेन पे करना है आपने। ओके, रिसीव्ड और नॉट डजंट मैटर सर, आइदर रिसीव्ड और नॉट, हम कंटिन्यू रिसीव, राइट? अब क्वेश्चन उठता है कि क्या अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, कैन आई आर्ग्यू लाइक दिस कि सर मैं तो मर्केंटाइल रिसीव बेसिस टैक्सेशन कर रहा हूं? आंसर इज नो। सेक्शन 145 आपको सिर्फ ऑप्शन देता है ओनली रिलेशन टू बिजनेस इनकम और आईयूएस। कैपिटल गेन के लिए कोई 145 रोल प्ले नहीं करता। तो व्हाट आई वांट टू से, जब इनिशियल एक्विजिशन होगा तो ऐसे केस में ओनली एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको अमाउंट एडवांस मिला है, उसी टाइम पे मिला है या 4 साल लेट मिला है। मैं क्लियर हूं आपको? जिस साल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, एक्वायर हो जाएगी, उस साल लग जाएगा, राइट? नाउ अब क्वेश्चन आता है 45(5) कब ट्रिगर होता है? लेट अस से यू आर नॉट सेटिस्फाइड, योर क्लाइंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द एनहांसमेंट, कंपनसेशन उसे नहीं मिला। अब वो कलेक्टर के पास वो अपील करेगा या फिर लेटर डालेगा, राइट? अब वो कलेक्टर के पास जाएगा, पॉसिबिलिटी है कलेक्टर कुछ एनहांस कर देगा, पॉसिबिलिटी है। तो टेक माय वर्ड, जब एनहांसमेंट की बात होगी, एनहांसमेंट की टैक्सेबिलिटी सर आपकी प्रॉपर्टी कब एक्वायर हुई इससे मैटर नहीं करती, पर जिस टाइम पे वो आपको अमाउंट रिसीव होगा, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, इट इज नॉट द ऑर्डर, जब वो अमाउंट रिसीव हो जाएगा उस टाइम पे आपके हाथ में टैक्सेशन आएगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? जी सर। 45 जो है वो 45 सब 5 जो है रिसीव्ड के टाइम पे है, अदरवाइज वो एक्रूअल बेसिस पे है। 45(1) जो है वो 45(1) एक्रूअल बेसिस, 45(5) आपकी टैक्सेबिलिटी बोलता है कि भैया जो एनहांसमेंट वाला हिस्सा है वो तभी मिल पाए, तभी हो पाएगा जब आप रिसीव होगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो प्लीज 45(5) तभी ट्रिगर करेगा जब एनहांसमेंट होगी। अगर कोई एनहांसमेंट का झगड़ा नहीं है, आप योर क्लाइंट इज सेटिस्फाइड या फिर सेटिस्फाइड नहीं भी है, जो इनिशियल कंपनसेशन मिलेगा, इनिशियल अमाउंट जो बेचा गया है वो वहां पे 45(1) ही लगेगा। क्लियर सर? नो, अब आते हैं सर आगे। अब 45, जब हम 45(5) पढ़ते हैं तो 3-4 चीजें हैं, उसमें 3 क्लॉज हैं, ए बी सी। एक क्लॉज बोलता है कि भैया जब आपका इन रिलेशन टू, जब हम 45(a) की बात करते हैं, बोलता है जब कंपनसेशन रिसीव होगा। बी कहता है अगर फर्दर इंक्रीज हुआ, लेट अस से आपका 45(1) में टैक्सेबल 21-22 में हो गया, सर 1 साल बाद आपको सर एनहांस कंपनसेशन रिसीव मिल गया कलेक्टर से, तो टैक्सेशन होगा रिसीव बेसिस पे। लेट अस से ऑर्डर तो किया जनवरी 2023 में, पर पैसे मिले अप्रैल 2023 में, तो टैक्सेबिलिटी 23-24 मतलब 24 में नहीं होगी, मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 जब रिसीव होगा, राइट सर? आप फिर सेटिस्फाइड नहीं हुए, यू गो टू द कोर्ट, 5 साल बाद दोबारा एनहांसमेंट हो गया। अब ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको अमाउंट कब रिसीव हुआ है। जिस साल में अमाउंट रिसीव हुआ है उस साल में टैक्सेबिलिटी आएगी। मैं क्यों आपको नो, एक क्वेश्चन कई बार ये भी आता है, और जिसको इन्होंने प्रोविजन डाल दिया क्लॉज बी के अंदर, कई बार लेटर से आप कलेक्टर के पास गए, उसके बाद आपने व्हाट यू डिड, यू वेंट टू द कोर्ट, मान लीजिए डिपार्टमेंट भी कोर्ट में चला गया कि भाई साहब, या फिर ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर किया था एनहांसमेंट का या कलेक्टर ने किया था, दैट इज बैड इनफ, वुड बी एनी पॉसिबिलिटी, वो एनहांसमेंट नहीं है। सर 1 मिनट के लिए रोकूंगा आपको, सिर्फ 1 मिनट। बोलो सर, बोलो। सर सीए कपिल देव जी, सर सीनियर मेंबर फ्रॉम मंडी कुंकर हैज जॉइंड अस। आई वेलकम सीए कपिल देव जी इन द वेबिनार। थैंक यू सर, प्लीज कंटिन्यू सर। सर कपिल भाई को तो हर बंदा जानता है, मतलब इनके नाम से तो मुझे ध्यान आता है कि 1983, 2011 और अब शायद 2022 या 23 का वर्ल्ड कप यही दिलाएंगे हमारे को, क्या दिक्कत है? जी सर डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू। कपिल भैया कैसे हैं?
भैया कपिल भैया, we are discussing on लैंड एक्विजिशन की जो बात कर रहे थे, जो गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है, राइट। एक बात और ध्यान रखिए भैया, 45(5) के अंदर जब लैंड एक्विजिशन की बात करते हैं तो जो एनहांसमेंट है वो अप्रूव करनी है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब जो अमाउंट कंसेशन होगा वो आरबीआई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव होना चाहिए। ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी बहुत जरूरी है। क्लियर है भैया आपको? नो, अब मैं आता हूं सर, जब क्लॉज बी में लेट अस से यू वेंट टू कलेक्टर के खिलाफ आप ट्रिब्यूनल गए, ट्रिब्यूनल में और एनहांसमेंट की बात कर दी और आप तब भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, आप कोर्ट चले गए, इधर से क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया डिपार्टमेंट ने भी कि वैसे जो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया था वो भी गलत था, राइट। अब भैया एनहांसमेंट इतनी नहीं होनी चाहिए थी, तो व्हाट हैपेंड, मान लीजिए लेट अस से कोर्ट ने बोला भैया इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया कि जो पैसे जो आपने जमा किए हैं ना कोर्ट के अंदर, राइट, क्योंकि आपने इसको तो रिलीज किए नहीं, कुछ पैसे इसको रिलीज कर दो। तो क्वेश्चन उठता है, जब आप रिसीव की जब बात कर रहे हैं, जो इंटरिम ऑर्डर की वजह से जो आप रिसीव कर रहे हो उसकी टैक्सेबिलिटी कब आएगी? तो उसमें प्रोविजन ऑलरेडी क्लॉज बी में डाला हुआ है कि अगर आप ऐसे केस में इंटरिम ऑर्डर आता है तो जब तक वो ऑर्डर फाइनलिटी नहीं होता, 2 महीने पैसे तो रिसीव कर लिए, पर जब तक फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर नहीं होगा बाय दैट पर्टिकुलर कोर्ट जिसने इंटरिम ऑर्डर पास किया है, तब तक वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। मैं क्लियर हूं आपको सब? राइट, यू हैव टू सी किस ऑर्डर के अगेंस्ट आया है, इंटरिम आया है, फाइनल आया है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। क्लियर सर? नो, अब क्लॉज सी इन्होंने डाला 2004 से। क्लॉज सी में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, लेट अस से हाइपोथेटिकली आप कोर्ट के पास गए, आपने कोर्ट में चैलेंज किया या फिर आप ट्रिब्यूनल से सेटिस्फाइड हो गए, डिपार्टमेंट चला गया कोर्ट में और आपको पैसे मिल चुके हैं। अब कोर्ट कहता है भाई साहब जो एनहांसमेंट हुई वो तो गलत हुई है, आपको एनहांसमेंट 100% की नहीं होनी चाहिए थी, आपको तो 75% की होनी चाहिए, राइट। अब ऐसे केस के अंदर प्लीज नोट करें, आप तो पेमेंट मिल चुके हो, आप टैक्स भी दे चुके हो इसी बेसिस पे, राइट। अब द क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन टू अगर अमाउंट रिड्यूस हो गया तो क्या होगा? तो इसके लिए ये सर पार्लियामेंट से गलती हो गई थी, तो ये 2004 में इन्होंने क्लॉज सी डाला जहां पे इन्होंने बोला अगर एनहांसमेंट रिड्यूस हो जाएगा, एनहांसमेंट जब रिड्यूस हो जाएगा तो ऐसे केस के अंदर वो जो अमाउंट आपने टैक्स कर लिया था जिस साल में, वो 4 साल पुराना हो सकता है, 10 साल पुराना हो सकता है, उससे आप रिकम्प्यूट करोगे। तो आप क्वेश्चन उठता है कि सर 4 साल या 10 साल के अंदर 154 कैसे होगा? तो उसके लिए सेक्शन 155 के अंदर सब सेक्शन आई बिलीव 17 डाला गया। 155 के अंदर सब सेक्शन 17 डाला गया। 155 सबसेक्शन 17 भी नोट कर लीजिए, वो मैंने आपको बताना भूल गया। तो उन्होंने बोला कि 155 सबसेक्शन 17 ये बोलता है कि जो 154 की जो मियाद है वो कब से शुरू होगी? वो 4 साल के लिए शुरू होगी जिस साल में वो ऑर्डर पास हुआ है टू रिड्यूस दैट कंपनसेशन। मैं क्यों आपको सर, वो जो रिड्यूस करने के लिए कंपनसेशन के लिए वो मियाद शुरू होगी सर आपकी फ्रॉम जिस दिन आपने ऑर्डर पास किया है। मैं क्यों आपको सर, तो व्हाट अबाउट, क्योंकि मैंने तो कैपिटल गेन पहले पे कर दिया सर 10 साल पहले, अब मेरे को वो अपना टैक्स वापस भी चाहिए क्योंकि मैं पैसे गवर्नमेंट को वापस कर रहा हूं। इन दैट केस 155(17) की मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा इन रिलेशन टू 154, आई विल गेट इट द अमाउंट रेक्टिफाइड एंड विल क्लेम द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो रेक्टिफिकेशन का पीरियड है वो दैट विल बी काउंट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। परफेक्ट, ठीक है सर, ये क्लियर। 155(17) और लिख ले, वो लिखाना भूल गया था मैं जी, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि भाई आपको एनहांस कंपनसेशन मिलेगा, पॉसिबिलिटी है इंटरेस्ट भी मिलेगा। बिल्कुल सर, इंटरेस्ट मिलता है तो एक जजमेंट नोट कर लें, घनश्याम दास HUF 315 ITR 1, 315 ITR 1, और ये सुप्रीम कोर्ट है, प्लीज नोट कर ले। आपका पंजाब एंड हाई कोर्ट क्या बोलता है? प्लीज बॉदर, मेन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। और रीडिंग पॉइंट तो 315 ITR 1 सुप्रीम घनश्याम दास HUF ने साफ समझाया है कि सर आपको इंटरेस्ट मिलता है एनहांस कंपनसेशन पे या फिर कंपनसेशन पे 2 तरीके से, सेक्शन 28 में और सेक्शन 34 में। नोट कर ले, सेक्शन 28 में और सेक्शन 34 में। लेट अस से आपने जो कंपनसेशन दिया, ऑफिस बात है एनहांस कंपनसेशन मिलना था, राइट। लेट अस से वो कंपनसेशन आपको लेट मिला, ऑफिस बात है अगर मेरे को यही कंपनसेशन अगर आपने 1980 में ऑर्डर कर दिया होता कि भैया आपकी जो लैंड है वो 10,000 रुपए के हिसाब से नहीं 25,000 के हिसाब से जानी चाहिए, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो ऑफिस बात है उस 15,000 रुपए का मुझे भैया आज की डेट में मैं कहीं ना कहीं पैसे लगाता, इंटरेस्ट मिलता। तो मान लो मुझे 20 साल बाद आप 15,000 के पैसे दे रहे हो, आज 15,000 की वैल्यू तो खत्म हो गई, से 1,500 रुपए रह गई या फिर 4,000 रुपए रह गई। तो इसको कंपनसेट करने के लिए सर
सेक्शन 28 में सुप्रीम कोर्ट बोला कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्योंकि आप प्लीज नोट करें मैं क्या कर रहा हूं, मेरा टारगेट क्या है, उस 25,000 रुपए को, जो 15,000 रुपए जो डिफरेंस है, उसको मैं सेम 1980 के वैल्यू पे लेना चाहता हूं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सेक्शन 28 में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पार्ट ऑफ कंपनसेशन है। तो व्हाट आई वांट टू से, उस पे भी कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, वो इंटरेस्ट की तरह टैक्सेबल नहीं होगा। आपको सर राइट सर, तो वो इंटरेस्ट की तरह टैक्सेबल नहीं होगा। वो टैक्सेबल कैसे होगा? कैपिटल गेन की तरह। इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर आपकी लैंड जो एक्वायर हुई है वो एग्रीकल्चर लैंड है या फिर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है जो सेक्शन 1037A में आ रही है, प्लीज नोट कर लें भैया, तो इसका मतलब वो 1037A में अगर एग्रीकल्चर लैंड है वो एग्जम्प्टेड है, और एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। इन दैट केस ये पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट है वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। राइट, सेक्शन 2 मैं क्लियर हूं आपको सर? सर इसमें अगर मान लो फॉर एग्जांपल वो कैपिटल एसेट है ही नहीं जैसे आप बोल रहे हो, तो फिर भैया भैया तो कैपिटल गेन लगेगा नहीं ना भैया? तो हाँ तो कैपिटल गेन लगेगा नहीं ना भैया, समझो बात हो गई। फिर अदर सोर्स बोला ये कैपिटल गेन का कंसेशन है भैया, तो अदर सोर्स में एग्जम्प्ट इनकम में चली जाएगी वो सारी। अदर सोर्स नहीं है भैया, है ही कैपिटल, ये कंसेशन का पार्ट है भैया, प्लीज नोट करें। मैंने बोला कंसिडरेशन टू परचेज द प्रॉपर्टी है भैया, ये समझो बात हो गई सर। इट इज द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। ये आईओएस का पार्ट ही नहीं बनेगा। मैं सेक्शन 28 की इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, अभी 34 पे नहीं आया, प्लीज नोट कर लें। इंटरेस्ट दो जगह मिलता है, 28 और 34। नहीं सर, जो मैं कह रहा हूं कि आप जैसे स्टार्टिंग में बिल्कुल आपने जैसे फ्लो चार्ट बनाया ना, एक ही वो कैपिटल एसेट है, एक कैपिटल एसेट नहीं है जी। अगर वो है फिर तो सर वो कैपिटल गेन में जाएगी। अगर वो नहीं है मतलब वो एग्रीकल्चर लैंड है और वो 8 किलोमीटर से बाहर है समथिंग वो, जब उसका जो पैसे अपने को कंपल्सरी एक्विजिशन या अपने सेल भी की अगर फॉर एग्जांपल, तो भी वो एग्जम्प्ट इनकम अदर सोर्स में जाएगी। अदर सोर्स का मतलब ही नहीं होता यार एग्जम्प्ट इनकम, बस खत्म बात। एग्जम्प्ट मतलब इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, सिंस इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, जो कंसिडरेशन आपको रिसीव हुआ है इट विल बिकम द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन व्हिच यू रिसीव्ड एज फॉर द सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। आप समझो बात हो गई। हाँ जी, उनका कहना है कि उसको उसकी जो रिपोर्टिंग है वो एग्जम्प्ट इनकम में देनी है ना सर, वो सर आप समझे बात, उसकी रिपोर्टिंग ही नहीं होनी, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा उसकी रिपोर्टिंग। एग्रीकल्चर लैंड, जब एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो क्या उसकी रिपोर्टिंग करते हो? वही होगी ना। नहीं सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जब आप एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो जो आपकी कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में नहीं आती, क्या आप उसकी रिपोर्टिंग करते हो? टू मी आंसर इज नो। आपकी इनकम टैक्स की जुरिडिक्शन से ही बाहर है वो। जब कैपिटल एसेट ही नहीं है तो इनकम कैपिटल गेन कैसे लग जाएगा? जब कैपिटल गेन नहीं लगेगा तो इस वजह से आपकी इनकम टैक्स जुरिडिक्शन बाहर है, राइट? क्वेश्चन तब आता है, ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आता है और सेक्शन 1037A के अंदर ये एग्जम्प्टेड है। ओके राइट, उस केस के अंदर ये 1037 में आप क्लेम करोगे। मैं क्लियर हूं आपको सर? ठीक है, समझ गया सर, समझ गया। आप समझ गए। आपको ये देखना है कि मेरी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है या फिर एग्रीकल्चर लैंड है आउट ऑफ कैपिटल एसेट। उसमें सर एक छोटा सा मतलब मैं उसमें ये आपसे वो कहना चाहूंगा, क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे हम लोग रूरल एग्रीकल्चर लैंड को आईटीआर में शो नहीं करते, कहीं पे भी रिपोर्टिंग नहीं करते, अब रजिस्ट्रार ऑफिस से इंफॉर्मेशन चली जाती है डिपार्टमेंट को। भैया चली जाए मैटर नहीं करता भैया, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो भैया आप अप्रिशिएट करो, अगर वो मान लो आप समझना मेरी बात, अगर वो इंफॉर्मेशन चली जाती है पर आपके पास देयर इज नो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 10 में तो एग्जम्प्टेड का झगड़ा है नहीं रूरल। पहली बात वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो आप रिपोर्टिंग कैसे करोगे? क्यों करोगे भैया? वो तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के लिए ना भैया। अच्छा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आप कह रहे हो कि रूरल तो कहीं रिपोर्ट नहीं करनी, रिपोर्ट ही नहीं आने, क्योंकि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से ही बाहर है भैया वो। तो कल को सर 148 में भी नहीं करनी, कैपिटल में तो जाएगी ही नहीं। हाँ जी भैया, कल 148 आएगा सर उसका डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग चिंता भी कर दो शेखर भैया, वो तो आप भैया नोटिस से मत डरो, प्लीज अप्रिशिएट। ओके राइट सर, गुरुद्वारे गाल कर लिए जी गाना भेज देना भाजी, कोई चिंता ना करो। जी सर नोटिस नहीं है, नोटिस राइट मतलब नोटिस ना है तो लगो इसका ना प्रैक्टिस सीखनी है हमारी। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है भाई, मतलब भैया मैं देखो आप समझो बात, आप लॉ को फॉलो कर रहे हो, उसके बाद अगर नोटिस आ रहा है तो उसमें आप ही गलती करना है, फॉलोइंग द लॉ, राइट? क्योंकि अगर मान लो कोई चीज अगर एग्रीकल्चर लैंड को कहीं पे रिपोर्ट ही नहीं करना, या तो आप कॉलम बता दो, कौन बना, आप कॉलम दे दो, मैं कैसे रिपोर्टिंग करूंगा? लेट अस से एग्जांपल देता हूं आपको मैं, कपिल भैया का स्टेटस RNO आ रहा है एग्जांपल।
अब कपिल भैया बाहर से कुछ पैसे कमा रहे हैं से, राइट, और उसका कोई रिलेशन बिजनेस कोई सेटअप इंडिया में नहीं है, अब इट इज आउट ऑफ द स्कोप। आप कैसे रिपोर्ट कर दोगे कपिल भैया की इनकम? हाँ वो रिपोर्ट करते हैं, स्कोप में ही नहीं आ रही। जब सेक्शन 5 के स्कोप में ही नहीं आ रही, आप रिपोर्ट कहां से कर दोगे? आप बोलोगे जब रिपोर्ट कर दूं भाई, कैसे रिपोर्ट कर दूंगा मैं? क्यों? बट इफ समथिंग इज आउट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स, वो कैसे रिपोर्ट कर दोगे आप? ठीक है, राइट सर, मैं क्लियर हूं आपको? जी जी सर, बिल्कुल ठीक है, सुना है। ओके, ठीक है, क्लियर thank you, सर। अब सेक्शन 28 का मैंने इंटरेस्ट आपको समझा दिया। अच्छा, इसमें एक एक्सप्लेनेशन में एक पॉइंट और है, वो ध्यान रखने। लेटर से कई बार क्या होता है भैया, मान लो प्रॉपर्टी तो बेची बाप ने या दादा ने, अब केस चलता झगड़ता रहा, या तो पैसे उसके बेटे को मिले क्योंकि केट को लड़ते रहे, और या फिर उसके बेटे के बेटे को मिले, किसी को ही मिले, वो केस में भी। तो मान लो उसकी डेथ हो गई, तो ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड कर दिया है कि भैया आपको जिस व्यक्ति को रिसीव होगा अमाउंट एज अ लीगल हेयर या जो भी है, टैक्सेबल उसके हाथ में हो जाएगी। चाहे आप ये नहीं बोल सकते कि भैया कैपिटल गेन तो मेरा था ही नहीं। मैं क्यों हूं आपको सर? तो व्हाट आई वांट टू से दैट हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड इन एक्सप्लेनेशन दिस सेड, ऐसे केस के अंदर ये चीज उसको मिल जाएगी। मैं क्यों हूं आपको भैया? ठीक है, बाद में टैक्स हो जाएगी। नाउ अब आता है क्वेश्चन, आता है सेक्शन 34 का इंटरेस्ट। अब 34 का इंटरेस्ट कब लगता है ये समझ लीजिए पहले। से सर कोर्ट ने बोल दिया भैया एनहांस कंपनसेशन इतना आप दे दो, 15,000 के हिसाब से, 16,000 के हिसाब से, प्लस इंटरेस्ट मिला के। डिपार्टमेंट ने नहीं सुना, डिपार्टमेंट नहीं सुना कि भाई मतलब ही नहीं है, हमने सुना ही नहीं। जब डिपार्टमेंट ने सुना नहीं तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिए, कोर्ट कहता भैया तेरे को ऑर्डर पास किया था आज से 2018 में, आज चल रहा 2022, अब इंटरेस्ट कौन देगा जो बैलेंस अमाउंट का? आप समझ रहे हो, क्योंकि आप तो वहीं तक का तो इंटरेस्ट काउंट करोगे। सेक्शन 28 में जो इंटरेस्ट काउंट किया होगा वो तो आपने काउंट किया होगा 2018 तक, जब अनाउंसमेंट का ऑर्डर दिया था। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो 34 का इंटरेस्ट क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है ये 4 साल डिले कर दिया, इनऑर्डिनेट, मतलब जो आपका विदाउट रीजनेबल कॉज या फिर विदाउट रीजनेबल एनीथिंग, अगर आपने जो डिले कर दिया उसके लिए जो इंटरेस्ट ओवर एंड अबव जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सेक्शन 34 में मिलता है। अब प्लीज नोट कर लें, जो 56(2)(8) है, राइट, वो रेड विद सेक्शन 145B सब सेक्शन 1, ये बात करता है सेक्शन 34 के इंटरेस्ट को। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सेक्शन 34 के इंटरेस्ट की बात करता है, सेक्शन 28 के इंटरेस्ट की बात नहीं करता। आपको घनश्याम दास HUF 315 ITR 1 ऑलरेडी बता दिया आपको सर, राइट सर। नो, अब अगला क्वेश्चन कई बार आपके दिमाग में आता है कि नितिन भाई ऐसे केस के अंदर क्या होगा? तो इसका मतलब चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे वो टैक्सेबल है, मैं फिर से बोल रहा हूं एज पर 45(1) और 45(5). अब अगर सेक्शन 34 का इंटरेस्ट मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, सर ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा सर आपका 56(8) के अंदर, रेड विद सेक्शन 145B सबसेक्शन 1। ठीक है सर। इंटरेस्ट मिलेगा सेक्शन 34 पे, 34 के हिसाब से वो ऑर्डर में लिखा होता है कि मैंने ये जो इंटरेस्ट दिया सेक्शन 34 में दिया है कि 28 में दिया है, वो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगी, चाहे एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, सेक्शन 37 में एग्जम्प्ट थी, चाहे वो टैक्सेबल इनकम थी। मैं क्लियर हूं आपको सर? सेक्शन 34 का इंटरेस्ट सर आपका टैक्सेबल होगा। मैं क्लियर हूं सर आपको? बिल्कुल सर। अब जो 56(2)(8) की जो इनकम है, जो इंटरेस्ट है, उसके लिए 50% डिडक्शन है सर 57(4) के अंदर। ये लेटेस्ट से आपको इंटरेस्ट मिला 50 लाख रुपए का, 50% डिडक्शन मिल जाएगी, आपको 25 लाख रुपए टैक्स देना है। और जो टैक्सेशन होना है, चाहे आप 56(2)(8) पढ़ ले, चाहे सेक्शन 145B सेक्शन 1 पढ़ ले, वो रिसीव बेसिस टैक्सेशन है। मतलब अगेन सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर किया 34 का इंटरेस्ट तब टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल तब होगा जब आपको इंटरेस्ट होगा। यहां तक क्लियर है सर? यस सर, यहां तक कोई भी क्वेश्चन, उसके बाद रफ्तार एक्ट की बात करेंगे इसी के अंदर। कोई यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन प्लीज? सर जैसे जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर मैं चेक कर रहा था, तो मेरे एक एसएससी ने ना एग्रीकल्चर लैंड अपनी से होल्ड की है, ठीक है ना, और वो एग्रीकल्चर लैंड उससे बाहर है, अपनी अपनी क्या बोलते हैं म्युनिसिपल से बाहर है, सब कुछ बाहर है। सर जो उसमें 1037 सेक्शन बोल रहा है, वो उसमें लिखा हुआ है कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड वेयर स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल्ड। इसमें कोई अर्बन रूरल तो लिख नहीं रहा, तो इसमें रिपोर्टिंग करनी है। सर आप समझो बात, ये किसकी बात कर रहा है? बात कर रहा है वो लैंड, एग्रीकल्चर लैंड जो 8 किलोमीटर के अंदर है,
मैंने इसलिए अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोली है जो म्युनिसिपल कमेटी के पास है, समथिंग लाइक दिस। आप समझ तो कोई, मैंने सर आपको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, देखिए देयर इज नो वर्ड कॉल्ड रूरल और अर्बन नहीं है, लिखा हुआ। मैंने रूरल एग्रीकल्चर लैंड उसको बोलता हूं मैं जो लैंड मेरी 8 किलोमीटर से दूर है, जो कैपिटल सिटी का पार्ट नहीं है। मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। और जो लैंड 8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर एज द केस में भी उसके अंदर है, उसको मैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कह रहा हूँ, दैट्स ऑल। ओके ओके ओके, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, जो चीज कैपिटल एसेट थी नहीं, राइट, उसको 1037 क्या कर रहा था? 1037 तो उसी को एक्सेप्ट करेगा ना जो इनकम टैक्सेबल थी। मतलब आप कह रहे हो कि रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है ही नहीं कुछ, हमने कहीं भी रिपोर्ट नहीं करनी आईटीआर के अंदर। मैं यही कह रहा हूं आपको भैया, आपने 1030 जहां पे लैंड आपकी 8 किलोमीटर के अंदर आ रही है, वो अर्बन हो गई, वहां पे आपको 1037 में रिपोर्टिंग करनी है। लैंड अगर आपकी, मैं मान के चल रहा हूँ 1037 की कंडीशन अगर पूरी हो रही है, इंडिविजुअल एचएफ होना चाहिए, 2 साल लगातार खेती होनी चाहिए, वो सारी कंडीशन जो लिखी हुई है पूरी होनी चाहिए, मैं क्लियर हूं आपको सर। पर अगर कोई अब आपकी 8 किलोमीटर से बाहर है, एग्रीकल्चर लैंड है जो कैपिटल सिटी का पार्ट नहीं है, तो उसमें तो कोई रिपोर्टिंग मैकेनिज्म इसलिए नहीं है बिकॉज इट इज आउट ऑफ द डिविजन ऑफ इनकम टैक्स। सर उसमें क्या क्या कंडीशन होती है? एक तो वो 8 किलोमीटर म्युनिसिपल कमेटी से बाहर होनी चाहिए, हाँ जी, या क्रो मतलब फ्लाई, इट टॉक्स अबाउट क्रो फ्लाई। अपनी क्रो फ्लाई का मतलब पहले आप बोर्ड देखते थे, अब क्रो फ्लाई का मतलब अगर एरोप्लेन से उड़ोगे तो कितनी देर में पहुंच जाओगे? आज से जो 10 साल पहले जब अमेंडमेंट हुई थी, राइट, तब तो 8 किलोमीटर से बाहर हो, पर अब क्रो फ्लाई से, जैसे मान लो लेटेस्ट से जहां आपको अगर शेखर भैया के घर पे जाना है, रोड से तो पता लगा 4 किलोमीटर है, पर अगर खड़े हो जाओ तो आपको लगेगा यार ये 4 दीवारें मैं फाड़ दूंगा तब पहुंच जाऊंगा। मैं क्लियर हूं आपको भैया? हाँ मैं समझ गया। ओके 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 ओके। तो 8 किलोमीटर जो है वो आपको क्रो फ्लाई से देखना है। राइट 8 किलोमीटर मतलब स्टेट में वैसे फीता मार दिया समझ लो, मतलब वैसे नहीं, गूगल से चेक करो, यू कैन चेक इट फ्रॉम गूगल। ओके ओके, लोकेशन टू लोकेशन, गलियों में नहीं घूमना, सीधा जाना है। हाँ जी भैया, राइट सर, थैंक यू। 8 किलोमीटर ये होनी चाहिए। 8 किलोमीटर फ्रॉम म्युनिसिपल कमेटी या म्युनिसिपल की हद जहां पे खत्म होती है उससे 8 किलोमीटर। हाँ जी भैया, जो म्युनिसिपल जहां से खत्म होती थी, हद खत्म होती है, हाँ जी भैया, उससे आगे 8 किलोमीटर। हाँ जी भैया। ओके, टोटल में वो कोई 15 किलोमीटर हो जाएगा सर म्युनिसिपल कमेटी से, क्योंकि 5-7 किलोमीटर की तो म्युनिसिपल कमेटी की हद है सर अपनी। हाँ जी, हाँ जी, तो 7 किलोमीटर इसमें ना जब आप जाओगे ना, जब आप इसके बाद जाते हो उस व्यक्ति पटवारी, रेवेन्यू ऑफिसर, पटवारी का ना एक वो क्या होता है, एक जगह होती है जहां से वो नापता है, राइट, तो क्रो फ्लाई वहां से देखना है आपको। ओके करनी बोल सर। हाँ जी जी सर, ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है, प्लीज गो अहेड। आगे बताइए सर, यहाँ तक ठीक है जी। नाउ मैंने आपको बता दिया जहां पे रफ्तार एक्ट नहीं लेता वहां पे तो मैंने आपको मोटा मोटा सब कुछ राइट, लैंड एक्विजिशन एक्ट। अब एक एक्ट आया रफ्तार एक्ट, राइट सर, प्लीज नोट कर ले, उसमें 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेक्शन 96 और सेक्शन 46। एक सेक्शन 96 एंड और सेक्शन 46। सर 46 पर्टेन करता है ओनली इन द केस जहां पे प्राइवेट एक्विजिशन होना। लेट अस से अदानी ने कोई जगह बनानी है तो वो कहता भैया वो गवर्नमेंट के लिए जो कोई जगह बना रहा है तो कहता है गवर्नमेंट को कहता भाई लैंड एक्वायर करके, तो रफ्तार एक्ट के अंदर वो एक्वायर करते हैं फॉर प्राइवेट पर्पसेस, एक्विजिशन करके देते हैं। तो उस केस पे सर रफ्तार एक्ट नहीं लगता, ये प्लीज नोट करें प्लीज, इन रिलेशन टू इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि सेक्शन 96 ये बोलता है कि अगर रफ्तार एक्ट के हिसाब से अगर कंपनसेशन आपको मिला है तो आपकी एग्रीकल्चर लैंड हो, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो, सेक्शन 1037 की कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं हो रही मैटर नहीं करता सर, इनकम एग्जम्प्टेड है। इनकम जो आपका कैपिटल गेन वो एग्जम्प्टेड है, इंटरेस्ट नहीं। सेक्शन 34 का इंटरेस्ट नहीं, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, सेक्शन 28 का इंटरेस्ट जो कंपनसेशन मिला सब एग्जम्प्टेड है। सर ओनली एग्रीकल्चर लैंड की बात होती है इसमें, अर्बन और रूरल या एनी एसेट, कुछ भी, कोई भी लैंड हो भैया, कोई भी लैंड हो, लैंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल अर्बन हो, प्रॉपर्टी रूरल है, लैंड हो, कुछ भी रफ्तार में उभरी हो, एक्सेप्ट व्हिच इज मेंट फॉर प्राइवेट एक्विजिशन। नहीं सर, उसमें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कुछ भी हो भैया, कुछ भी हो, कुछ भी हो, राइट, कुछ भी हो, लैंड एक्विजिशन, कुछ भी लैंड, कोई भी लैंड हो, प्लीज नोट। राइट सर, तो लैंड एक्विजिशन कोई भी प्रॉपर्टी हो, ऐसे केस के अंदर अगर सेक्शन 46 में कवर नहीं हो रही है वो जी, इसका मतलब इट इज फॉर द पब्लिक पर्पस, गवर्नमेंट के पास आएगी, फॉर द गवर्नमेंट बाद में जो मर्जी जिसको मर्जी दे दे, राइट। गवर्नमेंट अगर कुछ प्राइवेट को चाहती है, जैसे मान लो आपने प्राइवेट एयरपोर्ट बनाना है, उन्होंने किसी को दे दिया, अब वो कहता भाई मैं तो एक्वायर कर नहीं सकता, गवर्नमेंट बोलता तो एक्वायर करके दे दे, आप समझो बात हो गई। उस केस में सेक्शन 96 नहीं लगेगा, एप्रिशिएट कीजिएगा।
तो आपको ये चेक करना पड़ेगा सेक्शन 46 में कवर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर सेक्शन बिल्कुल 46 में कवर हो रहा है फिर तो रफ्तार एक्ट में कोई आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। पर अगर रफ्तार एक्ट लग गया, सेक्शन 96 लग गया, 46 की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो ऐसे केस में आपकी लैंड एक्वायर हो रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, नॉन एग्रीकल्चर है, अर्बन है, जहां मर्जी है, तो ऐसे केस में जो कंसेशन मिलेगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट सेक्शन 28 के हिसाब से सारा का सारा एक्सेप्टेड होगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? पर जो सेक्शन का इंटरेस्ट होगा वो तब भी टैक्सेबल होगा। सर मैं क्लियर हूं यहाँ पे? 34 का तो सर टैक्सेबल है ही है, वो जैसे आपने कल एक्सप्लेन किया, वो इन आइदर केस में टैक्सेबल ही है, 50% नेचर है। जी सर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम बता दो सर आप। कोई सर ये जो रफ्तार एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी एक्वायर होती है उसमें सर जो रिपोर्टिंग है बस उसका एक छोटा सा कंसेप्ट है कि मान लो उसमें 2 करोड़ रुपए कंपनसेशन आ जाती है, तो क्या कैपिटल गेन कैलकुलेट करके हमको कहीं रिपोर्टिंग करनी है सर, क्या डायरेक्ट? नहीं सर, वो क्या है सर, क्या है रफ्तार एक्ट के अंदर, फिर मैं बता रहा हूँ, रफ्तार सेक्शन 10 में कोई एग्जामिशन नहीं दी हुई है, अप्रिशिएट करना सर, सेक्शन 10 में कोई एग्जामिशन नहीं दी हुई। पर क्या है सर, रफ्तार एक्ट में खुद में लिखा हुआ है नॉटविथस्टैंडिंग इनकम टैक्स एक्ट, तो पूरे एक्ट को ओवरराइड कर दिया उसने। राइट सर। तो ऐसे केस में जब आपने एक्ट को ओवरराइड कर दिया तो इसका मतलब इट इज नाउ आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स, आप कहीं भी क्लेम ही नहीं करोगे, डालोगे ही नहीं। सेक्शन 10 में हाँ, सेक्शन 10 इनको करना क्या चाहिए था, उसी तरह जैसे 1037 डाला है ऐसा कोई सेक्शन डाल देना चाहिए था कि भैया आपका रफ्तार एक्ट में आ रहा है तो सेक्शन 10 में रिपोर्ट कर दो। सिंस देयर इज नो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, सेक्शन 10 में एग्जम्पशन है और वो इनकम आपके इनकम टैक्स के ज्यूरिडिक्शन से बाहर हो जाती है तो कोई रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी सर। जी 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 जी। तो सर हमारे ना यहाँ मंडी गोविंदगढ़ में ओवरब्रिज बन रहा है, तो उसमें जितनी भी कंपनसेशन दी है वो सारी रफ्तार एक्ट में दी है गवर्नमेंट ने, ठीक है, काफी लोगों को कंपनसेशन मिल गया, तो शायद वो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मतलब वो 1037 में या कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सर वो सारे रफ्तार एक्ट में। देखिए फर्क क्या है भैया, फर्क क्या है, मैं आपको रिपोर्टिंग के लिए क्या, अगर मैं एसएससी की जगह होऊंगा तो मैं कोशिश ये करूंगा अगर 1037 में अगर ये आ रही है, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा जी सर, तो कोशिश करूंगा मैं रफ्तार एक्ट को छोड़कर 1037 में कर दूंगा एक्सटेंशन। क्यों? पर वो इट इज ओनली एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। पर मान लीजिए समीर भाई ने कोई एग्रीकल्चर लैंड ली हुई है और वो ली हुई है कंपनी के अंदर, राइट सर, तो उस केस के अंदर 1037 मिल नहीं पाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, वो तो मिलेगा, वो आपको रफ्तार एक्ट मिलेगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो ऐसे केस के अंदर अगर आपको लगता है कि यार सामने वाले को इनकम दिखानी है, कल को दिक्कत ना आए, जिस हिसाब से आप बता रहे थे, तो 1037 में कवर होता है, कंडीशन पूरी हो रही है, 1037 में डाल दो आप। अदरवाइज आपको लगता है अगर ये 1037 में कवर नहीं होता तो वो ज्यूरिडिक्शन से बाहर हो गया। तो 1037 में तो सर उसमें जो अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में जाते हैं तो वो 2 ईयर की एग्रीकल्चर ये वो सारी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। हाँ जी भी, हाँ जी भी, हाँ जी। अब वहां पे सर एक्वायर तो हो रहा है, जो आप रिपोर्टिंग करो तो ये चेक कर ले 1037 की सारी कंडीशन पूरी हो रही है नहीं हो रही। अगर पूरी तो लिव इट सर, रफ्तार एक्ट में वैसे ही एग्जम्प्टेड है, एग्जम्प्टेड है, तो उसकी रिपोर्टिंग का कोई इशू ही नहीं है कि कहीं पर कुछ भी रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जी 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 जी, तो 1037 के उसमें बाहर हो गया, वो हमें रिपोर्ट ही नहीं करना। राइट राइट राइट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक सर छोटा सा इसमें जी जी एक छोटा सा क्वेश्चन है आगे इसी से कंसर्न है। यहाँ पे सर हमारे ना मोहाली में गमाडा जो है वो लैंड पूलिंग के लिए प्रॉपर्टी एक्वायर करता है। कौन करता है? कौन? गमाडा ये ग्रेटर मोहाली एरिया करके पंजाब स्टेट गवर्नमेंट है। तो वो क्या करते हैं सर जी, मान लो आपकी एग्रीकल्चर लैंड पड़ी है किसी एरिया में, वो उसको एक्वायर करते हैं बट उसके अगेंस्ट कंपनसेशन नहीं देते, कुछ आपको 2-3 प्लॉट दे देते हैं उसी में आफ्टर डेवलपमेंट, कोई कमर्शियल प्लॉट या रेजिडेंशियल जैसा भी वो प्रोजेक्ट बनेगा, तो वो लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर देते हैं, एलओई कहते हैं उसको, लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर देते हैं। अब मान लीजिए 2022 में प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली उन्होंने, एलओई जारी कर दिया, लेकिन अभी तक उसमें प्लॉट स्पेसिफाई नहीं होते कि कौन से नंबर कौन से ब्लॉक में आपको कौन सा प्लॉट मिला, बट वो एलओई जो है वो ट्रांसफरेबल होती है, आप किसी को भी वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ गमाडा। अभी 6 महीने बाद क्या वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी हमने, एलओई किसी को 50 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दी। अब लैंड मैंने ली थी 10 साल पहले सर, एग्रीकल्चर लैंड, ट्रांसफर मैंने किया एलओआई, तो वो मतलब इसमें 2 ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होगी। फर्स्ट तो लैंड एक्वायर हुई, मुझे एलओई मिली, सेकंड मैंने एलओई ट्रांसफर कर दी तो मुझे अमाउंट मिली, तो वो थोड़ा सर इसमें गाइड कर दीजिए कि उसको कैसे डील करें। शेखर भैया उसमें ना 2 चीजें हैं, मान लो आप 1990 में या 2000 में लैंड आपसे ले ली, तो मैंने बताया जब आपको इनिशियली कंपनसेशन मिला, राइट, वो एलओआई मिला, राइट, उस केस में वो पुराने सारे सेक्शन जैसे मैं बता रहा हूँ 45(1) देखोगे, राइट, क्योंकि एनहांस कंपनसेशन तो है ही नहीं, और कंपनसेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ सिर्फ पैसे ही मिलेंगे, इन काइंड भी हो सकता है, लैंड के बदले में लैंड मिल सकती है,
LOI भी मिल सकता है जिसमें आप सेटिस्फाइड हो जाओ, राइट। जी तो जी ऐसे केस में जो इनिशियल जो टैक्सेबिलिटी बनेगी वो 2000 में चेक करोगे। अब उस केस में वो सारी बातें क्या एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं है, वो सारी बातें आप सेम तरीके से लगाओगे जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, ठीक है। राइट सर। अब मान लीजिए LOI, अब क्वेश्चन होता है LOI का मतलब, अब LOI की वैल्यू क्या है, तो अप्रिशिएट कीजिएगा सर। एक मिनट दीजिए बस, 1 मिनट दीजिए। प्लीज सर। सॉरी सॉरी सर प्लीज प्लीज। अब सर जो हमारा क्वेश्चन ये था, मैं कह रहा हूँ आपको जो 2000 में, आपको 2000 में आपने चेक कर लिया कि टैक्सेबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी, वो आपको मैंने अभी तक जितना हमारा डिस्कस हुआ तब वो चेक कर लेंगे। एग्रीकल्चर लैंड थी नहीं थी, अगर एग्रीकल्चर लैंड, अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड 1037 मिलता है नहीं मिलता, तो वो आप चेक कर लोगे, आप खत्म बात हो गई। जी जी जी। अब क्वेश्चन उठता है जब LOI मिला आपको, जब LOI मिला तो प्लीज नोट कर ले, उसकी जो वैल्यू बनेगी, जिस वैल्यू पे आपने कंसेशन माना था 2000 में, तो वो उसकी होगी कॉस्ट एक्विजिशन हो गई LOI की, जी ठीक है। सर उसमें कोई वैल्यू तो मेंशन नहीं होती सर उसमें। नहीं सर, आप समझिए ना मेरी बात, आप उस टाइम पे तो कंप्यूट तो करोगे ना कि कंपनसेशन कितना मिला। तब अगर मान लो वो हाइपोथेटिकली वो टैक्सेबल होता, वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो, अगर होता भी, और मान लीजिए कंपनी के हाथ में होता हाइपोथेटिकली, या पार्टनरशिप फर्म के नाम पे होता, तो टैक्सेबिलिटी तो बनती, 1037 तो मिलता नहीं, मैं क्लियर हूं आपको, या फिर 1037 की कंडीशन पूरी नहीं कर रहे होते तो टैक्सेबिलिटी बनती। तो आप कंसेशन तो निकालोगे उसका उस टाइम पे, चाहे वो आप सर्कल रेट से निकालो, चाहे मार्केट वैल्यू से निकालो, कोई तरीके से तो निकालोगे ना मालिक, राइट राइट। तो वो उसकी कॉस्ट एक्विजिशन बन जाएगी, राइट। अब वो LOI मिला सन 2000 में आपको, राइट जी। आप 2022 में बेच रहे हो मान लो उसे, जी। तो ऑफिस बात है ये 3 साल पुराना है, तो ऑफिस बात है होल्डिंग पीरियड आपका बढ़ गया, जब होल्डिंग पीरियड बढ़ गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल हो गया, तो 2001 से लेकर 1/4/2001 से लेके उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेके, जो भी आप लेके उस पे आप इंडेक्सेशन कर लोगे। पर मान लीजिए अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लेट अस से सेम ईयर में भेज दिया, 21 में मिला, 22 में बेच रहे हो आप। जी जी। मेरे वाले केस में 21 में मिला, 21 में ही भेज दिया सर उन्होंने, तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सर, आपकी सीधी बात हो गई। तो एक हिसाब से पहले आप निकालो उसका आपका कंसेशन वैल्यू क्या था, वही एक्विजिशन वैल्यू बन जाएगी इसकी, ठीक है सर। तो दो कैपिटल गेन आपको अलग अलग चेक करने पड़ेंगे। पहला जब आपने एग्रीकल्चर लैंड आपकी एक्वायर हुई थी तब, दूसरा जब LOI ट्रांसफर कर रहे हो तब। ठीक, बस इस सब में सर एक वैल्यू सिर्फ LOI की वैल्यू रहेगी कि वो वैल्यू हम कौन सी कंसीडर करें, या तो किसी वैल्यू से पैनल वैल्यू से उसकी सर्कल रेट पकड़ लो, सर्कल रेट से बढ़िया कोई चीज है नहीं ना सर। सर्कल रेट पकड़ लें तो उसको पहले वाली ट्रांजैक्शन की हम कंसीडरेशन मान लें, यू आर सेइंग ठीक है, उसमें पहले कैलकुलेट कर लें, अगर उसमें एग्जाम्प्ट हो जाता है किसी तरीके से तो उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान के सेकंड वाली ट्रांजैक्शन की उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान। जी 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 जी। सर जब एक्वायर हुआ है तो कोई ना कोई वैल्यूएशन के बेसिस पे उन्होंने ऑर्डर पास होता है भी, इसकी ये वैल्यू है, इस बेसिस पे हम ये LOI आपको दे रहे हैं। वो कर दे नहीं है कमाडा वाले कर दे नहीं है कि कोई वैल्यू नहीं पाते, बस प्लॉट ज्यादा ने भी ਤੁਹਾਨੂੰ ये नेट केयर करदा या जो भी है प्लॉट दवांगे, बस उसकी वैल्यू नहीं पाते। अमन भैया अगर वैल्यू पा रहे हैं भाजी फिर तो वैल्यू ले सकते हो। अगर फिर तो ले जिदा ये गल कर रहे हैं भाजी कि शेखर भैया की ने बोले 4 प्लॉट दे रहे हैं हम आपको इस एरिया में वहां पे, तो ऐसे केस में या तो उस प्लॉट की देर बाद, अब एक और सेक्शन और नोट कर लो सर आप बात करते करते,
कई बार क्या होता है, अगर लेटर से आपकी जो लैंड आपने दी है, जी, उसकी वैल्यू अगर डिटरमाइन नहीं हो रही, तो मेरे पास सेक्शन कॉल 50D जी 50D तभी लगता है जो चीज आप दे रहे हो अगर उसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकती, तो जो मिल रहा है उसकी वैल्यू देख लो आप। उसकी वैल्यू देख लें। आप मेरी बात समझ गए? 50D से जब 50D नहीं आया था तो बहुत केसेस में वी हैव स्टार्टेड क्लेमिंग इट कि जब मेरे को वैल्यू डिटरमाइन ही नहीं होती जो चीज मैं दे रहा हूं, तो भैया मेरा कंपटीशन मैकेनिज्म फेल हो जाता है। इसीलिए 50D लेके आए। जब आप कोई चीज दे रहे हो अगर उसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो रही, तो जो चीज मिल रही है उसके बदले में उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर लो। और वो तभी हो पाएगा जब आप की जो चीज दे रहे हो उसकी वैल्यू डिटरमाइन ना हो रही हो। तो व्हाट आई वांट टू से, जैसे मान लो आपको लैंड दे रहे हो, तो अगर आपका सर्कल रेट है, दैट इज द राइट वे टू कैलकुलेट, ये सर्कल रेट है, राइट? ये सर्कल रेट सर लैंड का या जो एलएल पे प्लॉट मिले उसका? ना भाजी, मैं सर देखो वो तो मिल रहे हैं ना भाई दोनों जी, तभी लगेगा जब आप जो चीज दे रहे हो उसकी वैल्यू नहीं पता हो, आपको पता नहीं लग सकती। उसकी तो पता लग जाएगी। ठीक है सर, एग्रीकल्चर लैंड है तो गल खत्म हो गई भाजी, गल खत्म हो गई। अगर जो 50D ऐसा नहीं है सर, कोई ऐसी मर्जी नहीं है कि डिपार्टमेंट की मैं ये नहीं ये लगा दूंगा, वो नहीं कर सकते। 50D तभी लग पाएगा जब आप जो चीज दे रहे हो उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। नहीं, वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी सर। जो लैंड उन्होंने एक्वायर की है लैंड पूलिंग के लिए, उसकी हम कोलैटरल वैल्यू देख लें जिस दिन उन्होंने एक्वायर की। बस सर्कल रेट है वो पकड़ लो आप, कोई दिक्कत नहीं। वो उसकी मतलब ठीक है, तो एलओई की कॉस्ट वो मान ले, मतलब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो मान। अगर देखिए या फिर जब इन्होंने आपसे कोई रजिस्ट्री कराई होगी, एक्वायर किया होगा, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू लिखा होगा नोशनली, तो वो वैल्यू पकड़ लो आप। वो आपको पेपर देखने पड़ेंगे भैया, फैक्ट्स ऑफ द केस देखने पड़ेंगे। चलिए मैं आपको सर वो पर्सनली शेयर कर दूंगा। राइट सर, प्लीज। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है भाजी? हाजी कोई क्वेश्चन हो कोई किसी का? सर मेरा कोई इससे रिलेटेड थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है मेरा एक। वरुण भाई बोलो ना। हाँ जी सर, इसमें एक्चुअल में क्या है कि मेरे मतलब मदर ने ना फ्लैट था हमारा फरीदाबाद में, वो सेल किया है। फरीदाबाद आरपीएस ग्रुप में था। उन्होंने 2011 में हमने सर कुछ पैसे दिए, बाकी मल्टीपल्स लॉट्स में जैसे एज पर स्लैब वो मांगते रहते हैं पैसे। और पोजेशन लेटर मिला मुझे 2018 में। ठीक है भैया। 2018 में पहली पेमेंट गई है, उसके बाद मल्टीपल्स पेमेंट गई है 11, 12, 13, 14, 15 में। उसके बाद 18 में पोजेशन लेटर मिला है और 21 में सेल हुआ है वो। ठीक है भैया। ठीक है ना। अब मैंने कैपिटल गेन काउंट कैलकुलेट करना है, तो उसे कैसे कैलकुलेट करूंगा सर मैं? भैया देखो, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, आपको ना बात है, जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिला था वो एक स्मॉलर राइट था, समझो बात होगी, स्मॉलर राइट था। तो 2018 में जब पोजीशन मिला तो स्मॉलर राइट है वो मेन जो बड़े वाले में मर्ज हो गया। हाँ जी। अब आपको 2018 में से आपको 2021 में देखना है कि क्या मेरे 3 साल पूरे, या अब तो 24 महीने है ना उसमें, तो प्रॉपर्टी के अंदर तो 24 महीने वो मेरे लॉन्ग टर्म तो बन रहे हैं सर। एक्चुअल मैंने पोजेशन लेटर ही 2 साल पुराना इंटेंशनली लिया है। वो तो कह रहे थे कि हम जिस दिन रजिस्ट्री होगी ना, फिर उसके बाद अभी रजिस्ट्री हुई है कि रजिस्ट्री वाले दिन पोजेशन लेटर देंगे, पर वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की वजह से मैंने लॉन्ग टर्म बनाने के लिए मैंने 2 साल पुराना पोजेशन लेटर ले लिया उनसे। ठीक है भाजी, पोजीशन अगर ले लिया, पोजीशन लेटर ले लिया तो 2018 में माना जाएगा आपके हिसाब से। अब एक नंबर तो आपके हिसाब से ये होल्डिंग पीरियड चेक करने के लिए 2018 और इस वाला ऑलरेडी है, पर आप क्या करो, जो टैक्सेशन जैसे से पेमेंट दी है उस हिसाब से इंडेक्सेशन कर लो, ठीक है भाजी, और कैलकुलेट करके टैक्स पे कर दो। सर इशू इसमें ये आ रहा है, जब मैं डेट ऑफ परचेज क्या डालूंगा उसमें पोजेशन लेटर डालो वाली, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, मैं जो बात समझा रहा हूँ आपको, ये जो चेक करना है कि ये लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, मैंने 2018 का पीरियड सिर्फ उसके लिए लिया है, ये चेक करने के लिए कि आपकी ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, राइट। एक बार ये डिटरमाइन हो गया ये लॉन्ग टर्म है, तो सर जैसे जैसे आपने पैसे दिए 2011 में दिए, 12 में दिए, इंडेक्सेशन से होगा, तो आप परचेज 2011 से दिखा दो जिस दिन आपका पहले था। मैं क्लियर हूं आपको सर? 2011 में मतलब फर्स्ट अमाउंट जितनी दी है वो दिखा दे, उसके बाद वो दिखाता रहूं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। हाँ जी बिल्कुल, इंप्रूवमेंट क्यों दिखा भैया, एक्विजिशन का पार्टी तो है भैया, जैसे से पेमेंट दे रहा हूँ। लेटर ने मकान दे दिया, राइट, कपिल ने भैया ने बोला नितिन तू इंटरेस्ट पे मेरे को किस्तों में देगा और इंटरेस्ट इसमें इतना लगेगा, अभी पेमेंट देगा हाइपोथेटिकली 10 मान लो 1 करोड़ रुपए, अदरवाइज इंटरेस्ट के साथ किस्त दी वो मान लीजिए 1 करोड़ 15 लाख या 20 लाख रुपए, तो प्लीज नोट कर ले इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो भी मेरा एक्विजिशन का पार्ट है, इंप्रूवमेंट होना भी है ये। नहीं तो सिर्फ उसमें एक्चुअली इसमें इशू क्या आता है कि मैंने दिखा दी कि 2011 में मैंने परचेज कर ली,
पर पेमेंट इंडेक्सेशन तो सर मल्टीपल जैसे 2014-15 की वो तो इंप्रूवमेंट में दिखाऊंगा ना, या आप उसे एक्विजिशन में भी दिखा दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, दिखा दो एक्विजिशन में अलग अलग करके भी दिखाओ तो क्या फर्क पड़ता है? ले नहीं रहा, सॉफ्टवेयर ले नहीं रहा और ऑनलाइन भी नहीं, तो फिर आप एक काम करो, इंप्रूवमेंट डाल दो, सही मैंने में एक्विजिशन का पार्ट ही है, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। हाँ मुझे भी यही है, पर मेरा एक क्वेरी ये है कि इंप्रूवमेंट तो वैसे है नहीं है कायदे से। मैं आपको यही बात समझाने को रहा हूँ, अगर आपके सॉफ्टवेयर में दिक्कत है पर आप सॉफ्टवेयर के चक्कर में रिटर्न तो नहीं हो सकते, आप भर दो पर आपके पास आंसर है हर चीज का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ मतलब इसे इंप्रूव, क्योंकि मैंने यूटिलिटी में भी देखा तो उसमें भी वो दिखा रहा है कि परचेज में एक बार दिखाओ, बाकी इंप्रूवमेंट में दिखाओ। परफेक्ट, ऐसे कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन सॉफ्टवेयर वालों को ये बात बता दो, वो ये दिक्कत है इसके अंदर। ओके 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 हाँ जी, मतलब लिया तो मतलब 2011 से इंडेक्सेशन होएगी ना मेरी? हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।